हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा जंक्शन। सो हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। हम कवर कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन एंड क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। तो अब थोड़ा ब्रीफ में फिर देख लेते हैं कि इन्फ्लामेशन क्या है और उसके क्लिनिकल साइंस क्या हैं। सो इन्फ्लामेशन एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी किसी भी हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट, लाइक पैथोजन या फिर कोई माइक्रोब या इरिटेंट के अगेंस्ट देती है। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे हमारी बॉडी से जो है इंजरियस एजेंट जो है वो रिमूव होता है। और इसके क्लिनिकल साइंस क्या है, मतलब जब भी हमें कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उसमें क्या हमें शो होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें शो होते हैं। रेडनेस हो जाता है, हीट, स्वेलिंग हो जाती है और पेन हो जाता है। रेडनेस को हम बोलेंगे रूबर, हीट कैलर, स्वेलिंग ट्यूमर एंड पेन मीन्स डॉलर। सो ये है क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। सो हमने क्या देखा था कि जो रेडनेस है वो किस वजह से होती है, जब भी अफेक्टेड एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से। मतलब जब भी इरिटेंट आएगा तो सबसे पहले जो फर्स्ट साइन होगा वो क्या होगा, वैसोडाइलेशन होनी शुरू हो जाती है। और जब वैसोडाइलेशन होती है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है उस अफेक्टेड एरिया पे, और वहाँ हमें क्या हो जाती है, रेडनेस शो होती है। सेकेंड, हीट। जब भी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगी तो इट कॉजेज़ हीट और वार्मथ इन द अफेक्टेड एरिया। फिर होगा स्वेलिंग। जब भी वैसोडाइलेशन होती है तो उसके बाद वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट वो सराउंडिंग टिश्यू में जाना शुरू कर देता है एंड इट रिजल्ट इन स्वेलिंग और इडीमा। फिर है पेन। अब अफेक्टेड एरिया पे हमें पेन भी होता है, वो किस वजह से होगा, इन्फ्लामेशन जो है उसकी वजह से पेन रिसेप्टर अफेक्टेड एरिया में वो पेन रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो क्या कॉज करते हैं, डिस्कम्फर्ट और पेन कॉज करते हैं। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट इन्फ्लामेशन शॉर्ट टर्म की होती है और इसके अंदर जो बॉडी है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स देती है टिश्यू इंजरी के अगेंस्ट, और ये कुछ दिनों तक ही रहती है। और साइन एंड सिम्टम्स इसके अगेन रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन लंबे समय के लिए परसिस्ट रहती है और ये बेनिफिशियल रिस्पॉन्स भी नहीं होता। सो सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन, हाउ एक्यूट इन्फ्लामेशन टेक्स प्लेस। जो भी एक्यूट इन्फ्लामेशन है जिसमें रेडनेस, स्वेलिंग होगी, हीट होगा, पेन होगा, वो कैसे हो रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली दो इवेंट्स आते हैं, वेस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स। वेस्कुलर इवेंट्स एक अर्ली फेज़ में हो जाता है और ये सेलुलर इवेंट्स क्या है, लेट फेज़ है। सो वेस्कुलर इवेंट का मतलब क्या हुआ, जब भी हमें कोई इंजरियस एजेंट अफेक्ट करता है, जब भी कोई बॉडी एक्सपोज होती है किसी इंजरियस एजेंट से, किसी बैक्टीरिया, पैथोजन से, तो सबसे पहले क्या होगा, माइक्रोवेस्कुलेचर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। लाइक आर्ट्रियोल्स में चेंज आएगा, कैपिलरीज, वेन्यूल्स में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, उसकी वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो चेंज हो जाएगा। इसका कंप्लीट मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे। सो वेस्कुलर इवेंट के क्या स्टेप्स हैं, अब 5 स्टेप्स आते हैं वेस्कुलर इवेंट में। ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है आर्ट्रियोल्स की सबसे पहले। ट्रांजिएंट मीन्स थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन हो जाती है उसके बाद। थर्ड स्टेप क्या है, लोकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। देन फोर्थ स्टेप क्या है, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। फिफ्थ स्टेप क्या है, स्लोइंग और स्टेसिस। अब वेस्कुलर परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होती है, उसके कुछ मैकेनिज्म है। सबसे पहले है एंडोथेलियल गैप का फॉर्मेशन हो जाना, डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल सेल इंजरी, इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस, एंड फिफ्थ वन इज लीकेज फ्रॉम द न्यू ब्लड वेसल्स। अब इसकी कंप्लीट जो डिटेल है वो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे वेस्कुलर इवेंट्स होते हैं। हमने 5 वेस्कुलर इवेंट देखे, जिसमें हमने वेस्कुलर इवेंट के स्टेप्स देखे 5। ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन, उसके बाद एलिवेट लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, एंड लास्ट वन इज स्लोइंग और स्टेसिस। अब सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे ये इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले क्या है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है जब हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन या बैक्टीरिया से हार्मफुल स्टिमुलाई से एक्सपोज नहीं होती। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। ये ब्लड वेसल होगी और ये स्किन की लेयर है। उसके बाद ये जो अंदर ग्रीन कलर में आप देख सकते हो ये है वाइट ब्लड सेल्स।
ठीक है। उसके बाद जब भी हमारी बॉडी एक्सपोज होती है किसी भी पैथोजन से, किसी भी बैक्टीरिया से, स्किन अगर एक्सपोज होगी तो वो बैक्टीरिया क्या आएगा, अंदर आएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांजिएंट वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ट्रांजिएंट वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब कि कुछ समय के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और ये कितने सेकेंड्स के लिए होगा, 3 to 5 सेकेंड्स के लिए होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है सबसे पहले आर्ट्रियोल्स की। इमीडिएट रिस्पॉन्स सीन इन द वैस्कुलर टिश्यू एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरी। इंजरी की वजह से इमीडिएट रिस्पॉन्स हमें क्या दिखेगा कि टेम्परेरी कंस्ट्रिक्शन, नैरोइंग हो जाएगी स्मॉल ब्लड वेसल्स की, आर्ट्रियोल्स की, और कितने सेकेंड के लिए, 3 to 5 सेकेंड्स के लिए। अब हम नेक्स्ट देख सकते हैं परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन। परसिस्टेंट मतलब जो लंबे समय के लिए रहेगी। अब एक बार वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन, उसके बाद क्या हो जाएगी, परसिस्टेंट वैसोडाइलेशन। और जो वैसोकंस्ट्रिक्शन वैसोडाइलेशन होगी वो लोकली में होगी, मतलब जहाँ पर बॉडी एक्सपोज होगी किसी भी पैथोजन से, उसी लोकल एरिया में ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब क्या हो जाएगी, परसिस्टेंट वैसोडाइलेशन हो जाएगी। अब जो ये वैसोडाइलेशन हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है। इस लोकल एरिया पर क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसी वजह से ही क्या हमें शो होती है, क्लिनिकल साइंस, रेडनेस हमें शो होती है, और हीट, वार्मथ हमें शो होती है। मतलब जो भी हमने क्लिनिकल साइंस देखे हैं इन्फ्लामेशन के कि उसमें रेडनेस, रूबर हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इसी वजह से ही होते हैं कि वैसोडाइलेशन जब होगा तो उस एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, और रेडनेस हो जाएगी, और हीट, वहाँ पर हमें वार्मथ शो होगी। जैसे हमने यहाँ देखा था कि जो रेडनेस है वो किस वजह से हो रही है, वैसोडाइलेशन होने की वजह से हो रही है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अब ब्लड फ्लो के इंक्रीज़ होने से क्या हमें शो होता है, इट कॉजेज हीट और वार्मथ। ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या था, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन फॉलोइंग द इनिशियल वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है। देयर इज अ सब्सिक्वेंट वैसोडाइलेशन ऑफ द आर्टरियोल्स इन द एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन। वैसोडाइलेशन से क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट विल लीड टू द रेडनेस एंड वार्मथ एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। अब सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप है हमारे पास, एलिवेट लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे आप इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले क्या हुआ था, ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन, उसके बाद परसिस्टेंट वैसोडाइलेशन, उसके बाद क्या हो रहा है, लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ब्लड वेसल्स की क्या हो रही है, यहाँ पर डायलेशन हो रही है। तो डायलेशन होने की वजह से ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और यहाँ पर जो फ्लूइड है वैसोडाइलेशन होने की वजह से उसका फ्लूइड का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब यहाँ पर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंटरनली इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, फ्लूइड की लीकेज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इंक्रीज़ हो रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अब बाहर फ्लूइड का जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ही हमें क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये हमारे पास एक और साइन एंड सिम्टम आ गया। यहाँ पर वैसोडाइलेशन होने की वजह से रेडनेस और हीट हो रही थी, और यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से फ्लूइड बाहर जा रहा है, और बाहर जब जाएगा फ्लूइड एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में तो वहाँ पर क्या हमें शो होती है, स्वेलिंग शो होती है। और जो बाहर जो जाएगा फ्लूइड तो हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांस्यूडेट। अब फोर्थ स्टेप क्या है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि सिर्फ फ्लूइड बाहर जा रहा है। फोर्थ स्टेप में वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये एंडोथेलियल सेल्स हैं। यहाँ पर एंडोथेलियल सेल, इसमें कोई गैप नहीं है, लेकिन फोर्थ स्टेप में क्या होगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी जब, तो इसके बीच में एंडोथेलियल सेल के बीच में गैप आने शुरू हो जाएंगे। तो पहले कोई गैप नहीं था, तो सिर्फ फ्लूइड बाहर जा रहा था ड्यू टू द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लेकिन अब यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैप है, तो यहाँ पर जो अंदर प्रेजेंट प्रोटीन है वो भी बाहर जाएंगे, फ्लूइड एंड प्रोटीन लीकेज होगी। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सीडेट। यहाँ पर सिर्फ फ्लूइड बाहर जा रहा था तो इसलिए ट्रांसीडेट टाइप ऑफ एडिमा था, और यहाँ पर अब प्रोटीन भी बाहर जाएगी तो क्या होगा, एक्सीडेट टाइप ऑफ एडिमा, और इसकी वजह से भी हमें क्या होती है, स्वेलिंग शो होती है। तो यहाँ पर क्या था, सिर्फ फ्लूइड बाहर जा रहा था तो प्रोटीन कंटेंट कम था, और यहाँ पर अब प्रोटीन भी बाहर जा रहा है तो हाई प्रोटीन कंटेंट होगा, और कुछ WBC एंड RBCs भी क्या आ जाएंगे, बाहर जाना शुरू कर देंगे।
तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी इन अलाउ द लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड फ्लूइड इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, जिससे क्या हो जाएगा, एडिमा एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट। नेक्स्ट और लास्ट है स्लोइंग और स्टेसिस। अब जैसे फ्लूइड बाहर चला गया था या फिर जो प्रोटीन वगैरह है वो भी बाहर चले गए थे ड्यू टू द इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, तो अंदर जो आरबीसीज की कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो माइक्रो सर्कुलेशन है मतलब ब्लड फ्लो है अंदर वो क्या हो जाएगा, कम, तो वही हम क्या बोलेंगे, स्लो और स्टेसिस हो जाएगी। सो इन द लास्ट क्या होगा कि जब वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो WBCs भी बाहर आ जाएंगी। तो जो भी बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन हो रही थी, तो अब यहाँ पर जो WBC बाहर आ जाएंगे तो उस बैक्टीरिया को क्या कर लेंगे, फैगोसाइटोसिस, उसकी फैगोसाइटोसिस कर लेंगे और बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो यही एक कंप्लीट मैकेनिज़्म है। अब हम आगे देखते हैं कि वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होने का क्या मैकेनिज़्म है, कि कैसे वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, फ्लूइड, प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ बाहर आते हैं। तो इसके कुछ मैकेनिज़्म है। सबसे पहला मैकेनिज़्म हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियल गैप। जैसे यहाँ पर क्या है, ये एंडोथेलियल सेल्स है, अब इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो एक गैप कैसे बनेगा, इन रिस्पॉन्स टू द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स सच एज हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड सर्टेन साइटोकाइंस। तो जब भी हमें इन्फ्लामेशन होती है तो उसमें क्या होगा कि कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। अब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का कंप्लीट टॉपिक है, वो हम आगे देखेंगे। तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं जैसे कि हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन। तो ये क्या काम करेंगे, जो ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल सेल हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो यहाँ पर एंडोथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, जिससे क्या होगा, गैप और स्पेस बन जाएगा सेल के बीच में। दीज गैप अलाउ द पैसेज ऑफ फ्लूइड, प्लाज्मा, प्रोटीन, इन्फ्लामेटरी सेल्स ब्लड वेसल से बाहर जाना शुरू कर देंगे टू द सराउंडिंग टिश्यू। अब यहाँ पर जब गैप बन जाएगा ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल, तो यहाँ पर क्या होगा, जो WBCs हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, इन्फ्लामेटरी सेल्स बाहर आएंगे। सो इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो गैप की फॉर्मेशन हो जाएगी। फर्स्ट एंडोथेलियल सेल, ये सेकंड, तो यहाँ पर गैप की फॉर्मेशन हो रही है और ये अंदर से जो कंटेंट है वो बाहर आ रहा है। नेक्स्ट है सेकंड मैकेनिज्म, क्या हो सकता है, डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी। कुछ इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई ऐसी होती है जैसे कि बर्न, टॉक्सिन, फिजिकल ट्रॉमा, जो एंडोथेलियल सेल्स को डायरेक्ट डैमेज कर रहा है। तो जब डायरेक्ट डैमेज करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एंडोथेलियल बैरियर ब्रेक डाउन हो जाएगा और वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पर वेस्कुलर जो स्टिमुलाई है वो डायरेक्ट इंजर कर रही है एंडोथेलियल सेल को और वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा रही है, तो जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। थर्ड मैकेनिज्म है ल्यूकोसाइड मीडिएटेड एंडोथेलियल सेल इंजरी। मतलब जो ल्यूकोसाइड ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है वो ही एंडोथेलियल सेल को क्या कर रहे हैं, इंजर्ड कर रहे हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन ल्यूकोसाइड स्पेशली द न्यूट्रोफिल्स, वो वहाँ पर रिक्रूटमेंट होनी शुरू हो जाएगी एट द साइट ऑफ इंजरी। और जो ल्यूकोसाइड्स हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, ROS मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, फ्री रेडिकल वगैरह और कुछ एंजाइम्स जो इन एंडोथेलियल सेल को इंजर्ड कर रहे हैं और वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद है इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंडोथेलियल सेल से। कैसे, इन द इन्फ्लामेटरी कंडीशन, एलर्जिक रिएक्शन, ट्रांससाइटोसिस इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब कि पैसेज होना शुरू हो जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन का अक्रॉस द एंडोथेलियल सेल। मीन्स यहाँ पर क्या बनने शुरू हो जाते हैं, एक वेसिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं और इसके थ्रू ही जो अंदर का प्लाज्मा प्रोटीन कंटेंट है वो बाहर जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है लीकेज ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स। जो भी न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं जैसे कि ड्यूरिंग द एंजियोजेनेसिस, तो उससे लीकेज होना शुरू हो जाता है कंटेंट का। न्यू ब्लड वेसल्स में फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू द क्रोनिक इन्फ्लामेशन की रिस्पॉन्स में कुछ नई ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो जाती हैं। ये जो न्यू ब्लड वेसल्स है वो इमेच्योर होती हैं और उनकी ऑलरेडी वेस्कुलर परमेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिससे फ्लूइड का और प्लाज्मा प्रोटीन का लीकेज होना शुरू हो जाता है। ये था हमारा वेस्कुलर इवेंट जिसमें हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, अल्ट्रेशन इन द वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड ब्लड फ्लो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसी टॉपिक को, सेलुलर इवेंट पढ़ेंगे और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है वो देखेंगे। इसके बाद फर्दर हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे। सो इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।